नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 46 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ना, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे गेट में हो या फिर जैम में हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, बीएससी कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये ड्राइव करने को आता है और साथ ही पूछा जाता है कि ये जो इक्वेशन है क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये हमें क्या बताती है। इसलिए ये जो चीज़ है ना, जो बोलते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये बताती है ना, जब आप उसको जानोगे तो थोड़ा बहुत आपको भी लगेगा कि ये सच में क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करें टॉपिक को बिना कोई बात किए हुए। तो फटाफट से क्या करो, कॉपी पेन निकाल रोज की तरह और हेड डालो क्या, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। नाउ अब क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आई कहां से है? ये आई इससे ठीक पिछले लेक्चर से। हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल रिलेशन, या बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। वहां पर हमने कितने रिलेशन पढ़े थे? 4 रिलेशन पढ़े थे। और वो 4 रिलेशन में ड्राइव तो कर दिए थे, लेकिन वो रिलेशन हमें क्या बताते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। और जब हम इस प्रोसेस में चलेंगे कि वो जो इक्वेशन है, 4 इक्वेशन हमें क्या बताती है, वहीं से इक्वेशन निकल गया ये कौन सी वाली, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फर्स्ट इक्वेशन। तो सिंस वी नो, सबसे हिंट डालो क्या, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हिंट डाल दी और उसके नीचे लिखो सिंस वी नो फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन। लिखते हुए चलते हैं, ठीक है, और करते हुए, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत रहने वाला है। साथ ही साथ जो मैथमेटिकल वहाँ पर टर्म आ रहे हैं वो मैं क्या बताते हैं, उनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, वो भी सीखते चलेंगे। तो सिंस वी नो मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन, मैक्सवेल्स फर्स्ट रिलेशन। देखो अभी फर्स्ट बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमने फर्स्ट बोला है। हो सकता है किसी बुक में उसको सेकंड बोल दिया हो, तो यहाँ पर ऐसा ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं है, आप फर्स्ट सेकंड किसी को बोल सकते हो। लेकिन जो हमने कल डिस्कस किया है लेक्चर में, हमने जिसे फर्स्ट बोला है उसे फर्स्ट बोलना है, ठीक है। तो सिंस वी नो मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन क्या होता है बताओ। देखो रिलेशन याद करने का एक सिंपल सा हमने तरीका डिस्कस किया था। दिस इज एस पी वी टी, ऐसे हमने कुछ बोला था और इसको ऐसे घुमा दो तो क्या हो जाएगा, ये पार्शियल एस अपॉन पार्शियल भी, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल टी, दिस थिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस थिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दिस इज अवर फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन एंड सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे क्या कर दो, मिटा दो, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये है कि दिस इक्वेशन हमको क्या बताना क्या चाह रही है। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखी है, मैक्सवेल फर्स्ट रिलेशन हमने लिखा है, यहाँ बताना क्या चाह रहा है। एक बार इसको गौर से देखो और इसको डिकोड करने की कोशिश करो। जो ऊपर है ये क्या, एस क्या है, एंट्रोपी है, वी क्या है, वॉल्यूम है, पी क्या है, प्रेशर है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। अगर मैं ये बोलूं मेरे पास कोई प्रोसेस हो रही है, कोई सिस्टम है, वो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। और उस प्रोसेस के दौरान कुछ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और कुछ टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। लेट अस कंसीडर जो वॉल्यूम में चेंज है, या बोलते हैं डीवी है, वो कितना है, यूनिट है, कितना है, यूनिट है। ओके, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा मैं ये बोल रहा हूं कि जो टेम्परेचर में चेंज है वो भी क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब वो 1 केल्विन हो सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो वॉल्यूम में चेंज है वो 1 लीटर हो सकता है, ठीक है, यानी यूनिट है, या फिर 1 मीटर सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यूनिट क्या है हमारी। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, जो डीवी है वो यूनिट है, यानी एकांक है, जो डीटी है वो भी क्या है, यूनिट है। अब एक बात देखो ध्यान से, यहाँ जो चीज है, ये वाली चीज जिसके कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में वो क्या है, मेरे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। यानी ये जो चीज हो रहा है यहाँ पर, चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ऐसा ही बोल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बोल सकते नहीं बोल सकते, आंसर है हाँ जी, बोल सकते हैं। अब इसको देखो, अब सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड को देखो क्या हो जाएगा, देखो डीपी यानी चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेंगे तो कहां पर हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस। एक बार मैं यहां पर लिख के चल रहा हूं कि इक्वेशन को बताना क्या चाह रही है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो ऐसा लिख सकते हैं हम, दिस इक्वेशन 1 टेल अस, दिस इक्वेशन 1, ऐसे लिखो, इक्वेशन 1 टेल अस चेंज इन एंट्रोपी, change in entropy for per unit change in volume, कहां पर,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोलते हैं इन आइसोकोरिक प्रोसेस, या सॉरी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू चेंज इन क्या, प्रेशर, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जो इंफॉर्मेशन है मुझे इस इक्वेशन से मिल रही है। एक बार दोबारा से इस इंफॉर्मेशन को पढ़ें। देखो क्या लिखा हमने, दिस इक्वेशन 1 टेल अस चेंज इन एंट्रोपी पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, पर यानी नीचे डिवाइड में जो आता है पर बोलते हैं, पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोलते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डीपी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, यानी dt इज इक्वल टू यूनिट यानी 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इन आइसोकोरिक प्रोसेस, या बोल सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन दे रही है। कभी कभी इस चेंज इन एंट्रोपी की जगह हम इंक्रीज इन एंट्रोपी भी लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज दिस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सो दिस चेंज इज ए टाइप ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। सिमिलरली यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, इंक्रीज इन प्रेशर भी लिख सकता हूं। अभी हमने चेंज लिख दिया, तो चेंज रहने दो, हम इंक्रीज का मतलब भी क्या हुआ, चेंज हुआ ना। चेंज इन एंट्रोपी लिखो या फिर इंक्रीज इन एंट्रोपी लिखो, या चेंज इन प्रेशर लिखो या फिर इंक्रीज इन प्रेशर लिखो, दोनों क्या हुई, सेम बात हुई। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कहां से देखने को मिल रही है, इस इक्वेशन 1 से मिल रही है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट मी मल्टीप्लाई बाई टी बोथ साइड इन इक्वेशन 1। तो क्या करो, मल्टीप्लाई नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग both side by t in equation 1। समीकरण 1 में दोनों ओर t से मल्टीप्लाई कर दो, t यानी टेम्परेचर। तो करो फिर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा देखो, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन यहाँ नाउ यहाँ लिखो, नाउ यहाँ से हटा दो, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, क्या बन जाएगा इक्वेशन 1, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, t और अंदर कितना आ जाएगा, पार्सल s ओवर पार्सल v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू t इंटू पार्सल p अपॉन कितना आ गया, पार्सल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा कुछ हो गया। अब एक काम करो, इस t को मैं इसके साथ लिख सकता हूँ, यहाँ पर अंदर लिख सकता हूँ, मैं आंसर लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। देखो क्या ये आ जाएगा मेरे पास, t पार्सल s ओवर पार्सल v और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू टी, इसको बाहर दो, इस टी को बाहर दो, अंदर कितना आ गया ये, पार्सल पी अपॉन पार्सल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2 बोल दो। अब आओ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, या बोल सकते हैं एंट्रोपी एनर्जी रिलेशन में, या एंट्रोपी हीट रिलेशन में। सिंस वी नो व्हाट वी नो, सिंस वी नो डी एस इक्वल टू क्या होता है, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी होता है, होता नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। एंड फ्रॉम हियर दिस डी क्यू इज विल बी इक्वल टू टी इंटू डी एस के बराबर होता है, यानी हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टी इंटू डी एस। यही क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है या नहीं, आंसर हाँ जी है। अब इसको देखो, ये मेरे पास TDS जैसे है, यहाँ पर आंसर हाँ जी है। देखो ये जो मेरे पास TDS लिखा है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, देखो T पार्सल S एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि दिस S इज ओनली फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कुछ बोल के मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है आपको, यानी यहाँ पर जो क्या है D है, DS है, इसको मैं पार्शियल S लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अगर ऐसा मैं कर सकता हूँ तो ये जो यहाँ पर क्वांटिटी लिखी हुई है ऊपर, ये क्या बन जाएगी, देखो इसकी जगह मैं DQ या बोलते हैं पार्शियल Q लिख सकता हूँ। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 2, देखो याद है मेरे पास क्या, पार्शियल Q अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस विल बी इक्वल टू T इंटू पार्शियल P अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट
टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्टेट द समीकरण नंबर 3। इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 3 बोल दिया। ये जो समीकरण नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। यहाँ पर डी क्यू लिखा समझ में आ गया, बच्चों वाली बात है यार, टीडीएस है, टीडीएस की जगह डी क्यू लिख दिया, पार्शियल क्यू लिख दिया। ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब थोड़ा सा ये जो इक्वेशन 3 है ये क्या बताना चाह रही है, अब इसको डिकोड करो। इस इक्वेशन 3 को आप कैसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, देखो एक बार इसको, जैसा यहाँ किया वैसे यहाँ भी करना है। ये क्या है मेरे पास, चेंज इन हीट बोल सकते हैं या फिर हीट एब्जॉर्ब बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, जो DQ है वो क्या है, चेंज इन हीट बोल सकते हैं, या फिर कोई मेरे पास सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में कितनी हीट चेंज हुई, या बोल सकते हैं उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी। ये क्या है मेरे पास, DQ है। और नीचे क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है। ये क्या है, T है, मल्टीप्लाई बाय T। किसको मल्टीप्लाई किया है, DP, यानी बोलते हैं पार्शियल P या चेंज इन प्रेशर। नीचे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है। देखो डिफाइन करने की कोशिश करो, एक बार इसको शब्दों में, अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, देखो मैं क्या बोलूंगा कि फॉर एनी सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब इन पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम, या बोल सकते हैं चेंज इन हीट फॉर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या बोल सकते हैं इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर फॉर पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो इधर वाली लाइन तो ये लास्ट वाली लाइन तो यहां से कोई आ जाएगी, लेकिन मल्टीप्लाई बाई T आएगा। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार लिखता हूं समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लिखो मैं, देखो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन 3 टेल अस, दिस इक्वेशन 3 टेल अस चेंज इन हीट बोल सकते हैं, या फिर हीट एब्जॉर्ब बोल सकते हैं, हीट एब्जॉर्ब, FSORBED, एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस, ये बोल सकते हो, या फिर चेंज इन हीट बोल दो, या फिर ये बोल दो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, चेंज इन हीट या फिर हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस फॉर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या इन आइसोथर्मल प्रोसेस से बोल सकते हैं, या फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या बोल सकते हैं टेम्परेचर इन केल्विन। जो यहाँ पर टेम्परेचर लिखा है किसमें, केल्विन में है। प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्या आ जाएगा, देखो बाकी तो ये आ जाएगा इधर वाला, यानी चेंज इन प्रेशर लिखो, इंक्रीज इन प्रेशर लिखो, एक ही बात हुई, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट फॉर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो याद कुछ नहीं करना, हाँ सब क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है, इसको देखने के बाद अपने शब्दों में यहां पर व्यक्त करना है। मैंने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया, आप अपने शब्दों में व्यक्त कर दो, या फिर हो सकता है आपको मेरे शब्दों में व्यक्त किया हुआ ही समझ आ गया हो, वो भी क्या है, इनफ है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। अगर ये राम कहानी समझ में आई ना, अब आगे की बातें क्या है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कुछ चीज ध्यान यहाँ कर रखनी है कि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है भैया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल है, और इधर की जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोकोरिक है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि भैया ये चीज जो यहाँ पर हो रही है ना, ये चेंज इन हीट, या बोलते हैं हीट एब्जॉर्ब, या फिर चेंज इन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सब्सटेंस, लेकिन टेम्परेचर क्या है, अनचेंज है। ठीक है, सेम यहाँ पर प्रेशर में चेंज हो रहा है, टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या हो रही है यहाँ पर कंडीशन में है, ये कंडीशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। नाउ अब देखो, लेट अस कंसीडर वी हैव ए सब्सटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आए को देखो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन या वो कंसीडरेशन। लेट अस कंसीडर वी हैव ए सब्सटेंस, we have a substance of unit
मास, यूनिट मास हम बोल सकते हैं, ठीक है। कितने का सब्सटेंस है, मतलब जो सब्सटेंस हमारा कितना है, यूनिट मास का सब्सटेंस, यानी 1 ग्राम हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, यूनिट मास का हमारे पास सब्सटेंस है। अब देखो हैव लेटेंट हीट, अब मैं यहाँ पर एक वर्ड आ रहा हूँ लेटेंट हीट। आप कहोगे अरे अचानक से ये नई चीज़ कहाँ से आ गई। देखो इसको लाने का एक मतलब क्या है, जरूरी है इसको लाना। क्यों जरूरी है अभी पता चलेगा। देखो हो क्या रहा है ना, इसको देखो, इस इक्वेशन 3 को देखो, ये मुझे लेटेंट हीट की जरूरत की फील करा रही है। कैसे, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जब भी ऐसी कुछ कंडीशन हमारे सामने होती है तो हमें किसकी याद आती है, लेटेंट हीट की याद आती है, यानी गुप्त ऊष्मा की याद आती है, छुपी हुई ऊष्मा, छुपी हुई हीट की याद आती है। ठीक है, बात आई समझ में। क्योंकि हीट तो एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहां पर एक ऐसी प्रोसेस हो रही है जिस प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जो ऊष्मा या जो हीट वो ले रही है वो कैसी हीट है, लेटेंट हीट है। इसका मतलब यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब है वो किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही होगी, लेटेंट हीट के फॉर्म में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। दोस्तों अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्यों मैं लेटेंट हीट यहां पर ला रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। Let us consider we have a substance of unit mass have latent heat, यहाँ उसने specific latent heat बोल दो या फिर latent heat बोल दो, have latent heat L, latent heat कितना है उसका, L है, and volume of substance and ये भी पहले लिखो have let us consider we have a substance of unit mass have latent heat L and absorb dq amount of heat, dq amount of heat at constant temperature, at constant temperature, then this dq will be equal to क्या हो जाएगा बताओ, दिस dq विल बी इक्वल टू, हीट एब्जॉर्ब करी कितनी dq और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मीन दिस dq विल बी इक्वल टू मास m इंटू एल। होगा नहीं होगा, आंसर आ जाएगा, हमें पढ़ा हुआ भैया ये। उसके लेटेंट हीट कितनी है, L है, मास उसका m है और वो dq हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन दिस हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू m इंटू एल एंड इन अवर केस दिस m इज यूनिट, तो यहाँ से m हटाई दूं मैं, m कितना है मेरे पास, यूनिट मास है, तो कितना आ जाएगा, dq इक्वल टू l आ जाएगा, dq इक्वल टू कितना हो गया, L हो गया। ठीक है, तो सेट इज समरी क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया, इसको कितना बोल दो, 2 हो गया था, इसे क्या बोल दो, 3 बोल दो। तो दिस इज अवर dq इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, L हो जाएगा। नाउ अब क्या हो रहा है, अब दूसरी चीज, अब वहां पर क्या बोला हमने, प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस के दौरान क्या होगा, स्टेट चेंज होगा। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, या तो होगा वॉल्यूम, प्रेशर कुछ चेंज हो रहा होगा। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख दिया हमने, अब क्या मान लिया वहां पर क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, एक्सपेंशन, मतलब जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहा है, प्रोसेस करानी ना। देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम में से कुछ न कुछ तो चीज चेंज हो रही होगी, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मेरा सब्सटेंस है वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, उसका जो वॉल्यूम है वो V1 से V2 चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम एंड अज्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस changed from V1 to V2, जो वॉल्यूम हो कहां से कहां चेंज हो गया, V1 से V2 चेंज हो गया। और ये भी प्रोसेस कहां पर हो रही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। देन जो मेरे पास dV हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, सिंपल बात है, V2 माइनस V1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आंसर हाँ जी हो जाएगा। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, कहां से कहां, V1 से V2, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 एंड सेट इज समीकरण क्वेश्चन नंबर 4। इसे क्या बोल दो, समीकरण नंबर 4 बोल दो। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 4 को यहां से उठाओ और कहां पुट कर दो, इस इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो यहां पर जो dq है या फिर पार्शियल q है उसका जो कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, और जो dv है उसका कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। नाउ इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, dq की जो कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया,
L अपॉन, और ये मेरे पास कितना आ गया V2 माइनस V1, ऐसा कुछ हो जाएगा, कैपिटल है, ठीक है, कैसा है V2 माइनस V1 एंड दिस होल थिंग इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो ध्यान में रखना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू T इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शल P अपॉन कितना आया पार्शल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इसी को मैं ये अगर वॉल्यूम यहाँ से हटाऊँ और क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज dp बाई dt इज इक्वल टू 1/t और इंटू कितना आ गया ये L अपॉन V2 माइनस V1 आ गया, एंड दिस इज माई क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बोलते हैं। तो इसके नीचे फटाफट से लिख दो कि दिस इज अवर क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन एंड दिस टेल्स अस कि dp अपॉन dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ टेम्परेचर विल बी लाइक दिस, जो इस तरीके से होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये बात हमको क्या रहनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक, ओके। नाउ अब यहां पर हम एक चीज और कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, देखो आपने क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ी, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, या बोल सकते हैं हम जो फिजिक्स जैसे पढ़ते हैं ना कि ये इक्वेशन बता क्या रही है एक्चुअल में, हमने खाली एक सब्सटेंस लिया, रियल लाइफ में क्या हो रहा है, रियल लाइफ की फील नहीं आ पा रही है। तो जब हम रियल लाइफ की फील लेने के लिए इसका एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या करेंगे, दोबारा से क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की फील लेंगे, तब आप देखना आप कहोगे कि हाँ अब मेरे को क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या आई, समझ में आई। हाँ, अगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन चाहिए, ये है भैया, ये क्या है, मेरी क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। लेकिन अगर आपको फील लेनी है ना, तो अब मेरे साथ साथ चलो, देखो क्या करते हैं, हिडन डालो क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। क्या लिखा हमने, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन। उसके लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी, ये मिटा दूं मैं, ओके। आई होप यहां तक हो गया होगा ना, इसे मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने वैसे।